नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज लेट हो गए हम डिस्कशन में और इसके लिए सॉरी। एक्चुअली आज डिस्कशन हो ही नहीं पा रही थी, बस ऐसे ही कुछ बॉडी में थोड़ा वीकनेस वगैरह है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कंटिन्यूटी तो हम नहीं ब्रेक करते हैं, जितने आर्टिकल्स डिस्कस करके करते हैं और बाकी बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं वो शाम को डिस्कस कर लेंगे। तो 3 इश्यूज़ वैसे आज हमें डिस्कस करने हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्वेड के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 5 मार्च को काफ़ी सारी इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने एक न्यूज़ कैरी आउट की कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया है जल्द ही क्वेड का समिट ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें 4 देश जो क्वेड के मेंबर हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन देशों के लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, इससे पता लगता है कि बाइडेन जो अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, वो क्वेड को कितना इम्पोर्टेंस दे रही हैं। क्वेड के बेसिक्स की बात करें, ये देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, जिसमें 4 देश हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों का विज़न ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन प्लस में पैसिफिक ओशन, इस इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करना कि कम्युनिकेशन के लिए जो सी लेन्स हैं वो ओपन रहें, ये रीजन प्रॉस्पर हो, फ्री हो, ओपन हो। ये सब कॉमन विजन है इन चारों कंट्रीज़ का इस रीजन के लिए। वैसे देखो, क्वेड का जो आइडिया है वो सबसे पहली बार सामने रखा गया था जापान के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा 2007 में। लेकिन शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा भाव दिया नहीं क्वेड के आइडिया को, और उस समय ये आइडिया ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन देखो, 2017 में क्वेड 2.0 निकल के आया, यानी फिर से लाइफलाइन मिली क्वेड को। क्यों? इसके देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो 2007 में चाइना इतना एग्रेसिव नहीं था, क्योंकि क्वेड जो ग्रुप है वो देखो इनडायरेक्टली चाइना को ही काउंटर करने के लिए है। 2007 में चाइना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन 10 साल बाद 2017 आते आते चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव भी लॉन्च करके रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी सहायता से चाइना वर्ल्ड के वेरियस रीजन्स में अपना डोमिनेंस इंक्रीज करता जा रहा है। तो इन चारों देशों को लगा ये तो खतरे की घंटी है, सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं चाइना को लेके, इसलिए ये देश एक बार फिर विचार करने लगे कि क्वेड का जो आइडिया था अब उसको हवा दी जाए। अगर देखो स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, हमारे साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में, जो कि देखो ट्रेडिशनली इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, इंडिया का दबदबा रहा है साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि इन रीजन्स में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे खतरे की घंटी लगी इंडिया को, और इंडिया ने सोचा कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ, यानी उन देशों के साथ हमें आना चाहिए जिनके साथ हमारी सोच मिलती है। यहाँ पर देखिए, नवंबर 2017 के बाद से ही क्वेड मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज हुआ, जैसे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके गहनता से कंसल्टेशन। बट शुरुआत में क्वेड के साथ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट था वो सावधानी भरा था, क्योंकि इंडिया किसी भी तरह के एंटी चाइना अलायंस को नहीं ज्वाइन करना चाहता था। 2018 में जब संग्री-ला डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में कहा भी था कि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि क्वेड कोई ऐसा ग्रुप है जो किसी दूसरे देश के खिलाफ बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपनी स्पीच में साफ तौर पे बोला था। लेकिन देखो, फिर भी 2019 आते आते इंडिया तैयार हो गया कि क्वेड प्लेटफॉर्म को अब मिनिस्ट्रियल लेवल प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया जाए। तो इसका नतीजा क्या निकला? देखो, जब यूएस लेड कोलिशन के नज़दीक आया इंडिया,
इसका हिस्सा इंडिया बना, तो फिर इंडिया ने अपने कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया। हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं शिव शंकर मेनन, उनका कहना है देखो इंडिया इस बात को भूल गया कि इंडिया के इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है, वेस्टर्न पैसिफिक में नहीं है। क्वाड के जो 3 देश हैं यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनकी प्रेजेंस है पैसिफिक ओशन में, लेकिन इंडिया की प्रेजेंस सिर्फ इंडियन ओशन में है। इंडिया ये भी भूल गया कि देखो इन तीनों में से किसी भी देश का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है चाइना के साथ। हालांकि हाँ, जापान का डिस्प्यूट है 2 आइलैंड्स को लेके, बट देखो इंडिया के साथ 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, अब वो पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है। और इंडिया और चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली में 2020 में, वो एक प्रकार से चाइना की तरफ से इंडिया को रिमाइंडर था कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो इंडियन ओशन में है, आपके इंटरेस्ट पैसिफिक ओशन में नहीं है, आपकी प्रायोरिटी इंडियन ओशन होनी चाहिए, आप चाइना के खिलाफ किसी भी अलायंस का हिस्सा मत बनिए। तो वो गलवान वैली की घटना चाइना की तरफ से इंडिया को रिमाइंडर थी। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो चाइना और यूएसए के बीच काफ़ी ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास $1 ट्रिलियन की चाइनीज इक्विटी है, और अभी यूएसए की वो कंपनीज जिनकी प्रेजेंस है चाइना में, उनमें से देखो 75% कंपनीज का व्यू यही है कि वो चाइना में इन्वेस्ट करते रहेंगे। कहने का मतलब देखो ये है, चाइना और यूएसए के बीच डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके बीच युद्ध की संभावना कम है। तो ऐसा ना हो कि क्वाड के चक्कर में इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस खराब कर ले। कुछ सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, कुछ जो लेसन्स हमने सीखे गलवान वैली की घटना के बाद, उसके बारे में भी बात की जाती है। सबसे पहला लेसन देखो, चाइना के साथ हमें रिलेशंस को फिर से अच्छे रिलेशन से रिस्टोर करने पर फोकस करना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अल्दो देखो गलवान वैली की घटना के बाद ट्रस्ट काफ़ी कम हो गया है, बट इंडिया को अब ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि इंडिया के जो मेन इंटरेस्ट हैं वो इंडियन ओशन रीजन में है, ना कि पैसिफिक रीजन में। दूसरा देखो इनडायरेक्टली राइटर जो हैं वो थोड़ी पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे हमारे देश में पोलराइजेशन हुआ है। ये पोलराइजेशन देश की यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर देश एकजुट हो तो ही हम यूनाइटेड होकर दूसरे देश का सामना कर सकते हैं। अगर देश में ही पोलराइजेशन होगा, विभिन्न कम्युनिटीज़ आपस में डिवाइड होंगी, तो फिर कैसा इंडिया मजबूती के साथ दूसरे देशों का मुकाबला कर सकेगा। तीसरे पॉइंट में राइटर कहते हैं देखो, फॉरेन पॉलिसी को सरकार को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि डोमेस्टिक अफेयर्स को सरकार देती है। ऐसा नहीं कि फॉरेन पॉलिसी हमारी एडोक हो, रिएक्टिव हो, शॉर्ट टर्म हो, नहीं। एक तो देखो ये होता है कि जब कोई घटना घटित हो जाए उसके बाद सरकार एक्शन ले। एक यूँ होता है कि पहले से आप तैयार हो, पहले से आपका विजन है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये एक्शन होगा। ये होता है प्रोएक्टिव पॉलिसी कि आप हर प्रकार के सिनेरियो के लिए पहले से तैयार हो, एक विजन के साथ आप दूसरे देशों के साथ डील कर रहे हो। एक होती है रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जब कोई घटना घट गई तो उसके बाद आप रिएक्ट करते हो, आपको समझ ही नहीं आता, आनन फानन में, जल्दबाजी में आप रिएक्ट कर देते हो। वो फॉरेन पॉलिसी देखो अच्छी नहीं मानी जाती। तो राइटर कंक्लूड करते हुए कहते हैं लद्दाख में जो घटना हुई वायलेंस की, वो एक ब्लूप्रिंट है इंडिया के लिए कि इंडिया की नेशनल पॉलिसी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्वाड के बारे में। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, और आपको परेशानी हुई इसके लिए सॉरी। शाम में हम जो 2 बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।